हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटी में या भारतीय राज्य व्यवस्था में हुआ है, उसी का डिस्कशन करने के लिए ये सेशन रखा गया है। और वो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा है और इसके अंतर्गत 14 प्रश्नों पर उनसे राय मांगी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जानना जरूरी है कि आखिरकार आर्टिकल 143 क्या है और किस रेफरेंस में ये राय मांगी गई है। तो जरा देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक सलाहकारी अधिकारी क्षेत्र होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होते हैं, उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन होता है जो आर्टिकल 143 के अंतर्गत है। और वो ये है कि यदि भारत का राष्ट्रपति उनसे किसी कानून के मुद्दे पर राय मांगे तो वह राय दे सकता है। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से 14 ऐसे प्रश्नों पर कानूनी राय मांगी है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं। इसे बोला जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और ये सारे के सारे जो प्रश्न है, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से संबंधित है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में अपनी शक्तियों का, जो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, उसका उपयोग करते हुए राज्यों में राज्यपालों के लिए और केंद्र में राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी थी कि वह कितनी समय सीमा के अंतर्गत किसी विधेयक पर अपना निर्णय लेंगे। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, वो भी बड़ा ऐतिहासिक डेवलपमेंट था कि राज्यों में राज्यपालों को कहा गया था कि वो ये काम 1 महीने के अंदर अंदर करेंगे, किसी विधेयक पर कोई निर्णय लेना होगा तो। और राष्ट्रपति जी के लिए ये समय सीमा 3 महीने कर दी गई थी। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ साथ कुछ और प्रश्नों को भी विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के सामने राष्ट्रपति जी ने भेजा है और सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांगी है। देखते हैं ये पूरी सी चीज क्या है। तो देखिए, अंडर आर्टिकल 143(1), ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 143 एक ये कहता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कानून से संबंधित है या किसी तथ्य से संबंधित है, उसे भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है उसकी राय के लिए, है ना, उसकी ओपिनियन जानने के लिए। और ये ओपिनियन जो है वो कोई बाइंडिंग नेचर की नहीं होती है। मतलब ये कोई रूलिंग नहीं है, ये कोई निर्णय नहीं है, ये एक नॉन बाइंडिंग नेचर का ओपिनियन है जिसको भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है और पूछता है कि भाई आपकी इसमें क्या कानूनी न्याय है, कानून इस संदर्भ में क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल 143 ये कहता है। अब ध्यान से देखिए, एक 2 जजों की बेंच ने, जिसके हेड थे जस्टिस जेबी परादीवाला, उन्होंने क्या निर्णय दिया था। बात यह हुई थी कि तमिलनाडु की सरकार, जिसके मुखिया स्टालिन है, वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए थे और उन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल रवि है वो लंबे समय तक उनके द्वारा, विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों को अपने पास रखे हुए हैं, उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं। ऐसे 10 बिल थे, ठीक है, और कोई निर्णय नहीं ले रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप ये निर्णय नहीं लेते हो, 10 लंबित विधेयकों को लंबे समय तक अपने पास रख लेते हो और निर्णय नहीं लेते हो, तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 5 सप्ताह बाद निर्णय दिया कि अगर राज्यपाल के पास में कोई भी विधेयक है तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर निर्णय लेना पड़ेगा। और अगर वो राष्ट्रपति के के लिए आरक्षित रखा गया है आर्टिकल 200 का उपयोग करते हुए, तो उनको 3 महीने की समय सीमा के अंतर्गत निर्णय लेना पड़ेगा। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह, वास्तव में ऐसा नहीं होने पर, ये इंपॉर्टेंट बात समझना, कि अगर राज्यपाल 1 महीने के अंदर अंदर नहीं और जो हमारे राष्ट्रपति है अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर नहीं निर्णय लेते हैं, तो विधेयक स्वतः ही कानून बन जाएंगे। और ऐसा तमिलनाडु में हो ही गया था, जिस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया भी था और बताया था कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के किसी राज्य में कानून बन गया हो, और वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना था। अब देखिए, इसमें पूरी बात को अच्छे से समझते हैं। बात क्या है कि अगर मान लीजिए, हमारा संविधान क्या कहता है, राज्यों की विधायिका के संदर्भ में देखते हैं कि संविधान क्या कहता है। अगर किसी राज्य की विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया
और गवर्नर के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा। अब गवर्नर के पास जब हस्ताक्षर के लिए विधेयक भेजा जाता है तो गवर्नर के पास में पहली शक्ति यह है कि वो अनुमति दे दे, है ना, और विधेयक कानून बन जाएगा। दूसरी शक्ति यह है कि वो अनुमति देने से मना कर दे। तीसरी शक्ति यह है कि वो उसको एक बार पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास भेज दे, और अगर विधानसभा उसे पारित करके फिर से राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। ये हमारे संविधान में दे रखा है। चौथी शक्ति यह है कि गवर्नर उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रख सकता है। तो तमिलनाडु की अंदर जो संवैधानिक संकट पैदा हुआ था वो ये हुआ था कि तमिलनाडु की विधानसभा ने एक विधेयक को पारित किया, गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर ने पुनर्विचार के लिए भेजा, पुनर्विचार होकर जब आ गया तो उन्होंने राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया और लंबे समय तक वो पड़ा रहा। 10 विधेयकों के संदर्भ में यह भी हुआ कि जब विधेयक यहाँ आ गया तो गवर्नर ने उसके बाद हस्ताक्षर नहीं किए, राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा, लंबे समय तक अपने पास पड़े रहा। इसका मतलब ये एक प्रकार का संवैधानिक संकट पैदा हो गया कि अगर विधानसभा ने अगर कानून बनाने के लिए विधेयकों को पारित कर दिया तो उसके बाद अगर उस पर कोई निर्णय ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इस संदर्भ में तमिलनाडु की विधानसभा, तमिलनाडु की जो सरकार थी स्टालिन के नेतृत्व वाली, वो चले गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि अगर विधानसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया है तो राज्यपाल जो है, जो सिंबॉलिक हेड है, उसको 1 महीने के भीतर भीतर उस पर निर्णय लेना है, और अगर ऐसा नहीं लिया जाता तो फिर वो उसको विधेयक अपने आप कानून माना जाएगा। और अगर उन्होंने ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख दिया तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर अंदर निर्णय लेना है, और अगर वो ऐसा नहीं लेते हैं तो नहीं करते हैं तो वो अपने आप कानून बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा करते समय अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना करते हैं तो उनको ये कारण भी बताना पड़ेगा कि किन कारणों से वो इस विधेयक को अनुमति नहीं दे रहे। और एक बहस शुरू हो गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश देने के लिए समर्थ है? इतनी शक्तियां उसके पास में है? आर्टिकल 142 जिसका उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया, क्या वो आर्टिकल 142 कोई न्यूक्लियर मिसाइल तो नहीं बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट सभी संस्थाओं से ऊपर हो जाए, संसद से ऊपर हो जाए या राष्ट्रपति से ऊपर हो जाए? ये एक बहस पब्लिक डोमेन में छिड़ी हुई थी, और जैसे ही कल मुख्य न्यायाधीश गवई जी ने शपथ ली, उसके तुरंत बाद ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आ गया और राष्ट्रपति जी ने 14 प्रश्न पूछे हैं। और वो 14 प्रश्न कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला ये है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियंस, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस बिफोर अ गवर्नर व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के आर्टिकल 200 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास वो कौन कौन से संवैधानिक विकल्प है जो किसी विधेयक पर उसको काम करने के लिए अनुमति देते हैं, ऐसा विधेयक जो कि विधानसभा से पारित हो गया हो। तो सबसे पहले तो गवर्नर की शक्तियों को स्पष्ट करने के विषय में पूछ लिया गया। उसके बाद ये पूछा, इज द गवर्नर बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स while exercising all the options available with him when a bill is presented before him under article 200 of the constitution of India। अर्थात क्या भारत का राज्यपाल चुनी हुई सरकार के अनुसार ही सभी विकल्पों पर, जो विकल्प पहले प्रश्न में क्या पूछे थे, कौन कौन से विकल्प है, तो क्या गवर्नर उन सभी विकल्पों पर काम करने के लिए काम जब करेगा तो क्या वो राज्य की सरकार से जो राय है उस राय से बंधा हुआ है? मतलब राज्य सरकार कहे साइन करो तो करने पड़ेंगे, राज्य सरकार कहे मत साइन करो तो नहीं करने पड़ेंगे? क्या ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर इसके अंदर नहीं है? मतलब चारों ऑप्शंस में, उन चारों ऑप्शंस में गवर्नर बाध्यकारी है क्या राज्य विधानसभा से? दूसरा प्रश्न यह पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्टिसेबल? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि गवर्नर अपने विवेक से आर्टिकल 200 के तहत जो उसकी विवेकाधीन शक्तियां है, जब वो अपने विवेक से कोई निर्णय लेगा,
तो क्या उस विवेकाधीन निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में या न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है? मतलब न्यायपालिका इतनी सक्षम है क्या कि उस विवेकाधीन निर्णय की समीक्षा कर सके? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा, आर्टिकल 361 of the Constitution of India an absolute bar to the judicial review in relation of the actions of governor under Article 200 of the Constitution of India. चौथा क्वेश्चन, आर्टिकल 361 जो गवर्नर्स के लिए एक प्रकार की इम्यूनिटी है कि जब वो कोई काम करते हैं, अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करते हैं, तो उनको न्यायालय के समक्ष जो है जवाबदेही नहीं बनती है। ये आर्टिकल 361 में दे रखा है। तो अगर आर्टिकल 200 में अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गवर्नर ने कोई विवेकाधीन अपना काम किया है, तो क्या उसको आर्टिकल 361 के तहत इम्यूनिटी प्राप्त है या नहीं है? मतलब जो इम्यूनिटी आर्टिकल 361 देता है, आर्टिकल 200 में भी वो इम्यूनिटी बरकरार है कि नहीं है? और अगर है तो इनडायरेक्टली राष्ट्रपति जी का ये कहना था, तो फिर आपने गवर्नर को कैसे कह दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर साइन करो और नहीं तो विधेयक कानून बन जाएगा। तो 4 क्वेश्चन ये हो गए, है ना? 4 क्वेश्चन ये हो गए। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एंड द मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द गवर्नर कैन टाइम लिमिट कैन बी इम्पोज्ड। मतलब हमारे संविधान में जब कोई समय सीमा दे ही नहीं रखी है, तो क्या ऐसी समय सीमा न्यायपालिका के आदेशों के द्वारा दी जा सकती है? मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े होशो-हवास में संविधान बनाया था, और अगर उन्होंने जानबूझकर कोई समय सीमा नहीं दी, तो क्या अब न्यायपालिका को वो समय सीमा देना उचित है? क्या ये न्यायपालिका कर सकती है? छठा, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना जस्टिसेबल है? मतलब जब बिल गवर्नर ने राष्ट्रपति को आरक्षित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या निर्णय लेगा? क्या इसको न्यायपालिका के समक्ष जुडिशियल रिव्यू के लिए लाया जा सकता है? क्या उस पर कोर्ट में सुनवाई हो सकती है? ध्यान से समझिएगा, बड़े ही मूल प्रश्न है इसमें संविधान से जुड़े हुए। इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एंड द मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट, अब क्या गवर्नर के बाद जब प्रेसिडेंट के लिए भी कोई टाइम लिमिट तय नहीं है, तो क्या ये टाइम लिमिट तय करने का अधिकार जो संविधान में नहीं है, भारत की न्यायपालिका को है क्या? ये न्यायपालिका से ही भारत का राष्ट्रपति पूछ रहा है, हमारे संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत। आगे देखिए, जब प्रेसिडेंट अपनी पावर का उपयोग करता है, डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करता है, इज द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू सीक एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट जो है, जब भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, तो क्या वो संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने को बाध्य है या नहीं है? ये भी पूछ लिया गया। आगे देखिए, इन द डिसीजंस ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या ये किसी भी न्यायालय में इस प्रकार के प्रश्नों को उठाया जा सकता है? घूम फिरकर वहीं पर बात आती है कि क्या हमको आप उसमें ला सकते हो जुडिशरी की पेरिफेरी में, हमारे लेजिस्लेटिव निर्णयों के विषय में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आर्टिकल 142 का उपयोग उन जगह पर भी किया जा सकता है क्या जहां कानून में स्पष्टता है? जहां कानून में अस्पष्टता है, वहां तो सर्वोच्च न्याय स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जहां कानून एकदम स्पष्ट है कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो क्या यह समय सीमा निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 142 का भी उपयोग किया जा सकता है क्या? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद में यह है कि क्या राज्य विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई कानून गवर्नर के हस्ताक्षर के बिना भी कानून बन सकता है क्या? जैसा कि इस पुराने वाले केस में हो गया है। 10 विधेयकों को तमिलनाडु में कानून का दर्जा दे दिया गया बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद, तो क्या वो वैध कानून है? आगे देखिए, इन द व्यू ऑफ आर्टिकल 145(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज इट नॉट मैंडेटरी? मतलब 145(3) क्या ये मैंडेटरी नहीं करता है कि इस प्रकार के संवैधानिक प्रश्न जब उत्पन्न हो तो उसमें 5 सदस्यों के वाली एक संवैधानिक बेंच का गठन किया जाए?
ध्यान से देखिएगा, जो 8 अप्रैल को निर्णय आया था उसमें 2 सदस्यीय बेंच ने निर्णय दे दिया था। तो अब राष्ट्रपति जी ने पूछा है कि संवैधानिक मामलों पे निर्णय देने के लिए क्या 5 सदस्यीय बेंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 13th क्वेश्चन ये पूछा है, अंडर आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है of India limited to the matters of the procedure of law, or Article 142 of the Constitution of India extend to issuing a direction and passing orders which are contrary to the inconsistent with existing substantive or procedural provisions of Constitution or law in force। क्या आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है, क्या वो वर्तमान के जो कानून है और जो प्रक्रियाएं हैं उनसे भी इनकंसिस्टेंट हो सकती है क्या। मतलब एक कानून जो कहता है वो कुछ और कहता है और 142 के तहत आप एक नया कानून बना दो, क्या ऐसा हो सकता है क्या। और जो लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि जब केंद्र और राज्य के मध्य मतभेद हो तो राज्य सरकारों को 131 का उपयोग करके कोर्ट में जाना चाहिए था। वो आर्टिकल 32 का उपयोग करके कैसे आ रही है। आर्टिकल 32 कहता है कि मौलिक अधिकार का हनन, और आर्टिकल 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें वो केंद्र और राज्य के मध्य झगड़ों को सुलझाए। याद रखिएगा, तमिलनाडु की सरकार ने बड़ा चालाकी से काम करते हुए आर्टिकल 32 के तहत ये मामला दिया था ताकि आर्टिकल 142 का उपयोग किया जा सके। आर्टिकल 131 में तो 142 का उपयोग किया ही नहीं जा सकता और इसीलिए उनके फेवर में निर्णय आया था। अब ये वो 14 प्रश्न है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाए गए हैं। तो क्या अतीत में भी ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं? बिल्कुल उठाए गए हैं। 1982 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने एक मैटर भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब ही नहीं दिया, है ना। क्योंकि याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रकार की मांगी गई ओपिनियन पर जवाब ना दे, ये भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब नहीं दिया था। इसी प्रकार से 2 जजों की एक बेंच ने जब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी मैटर पर बात की थी, उनसे प्रश्न पूछे गए तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने से मना किया। और एक फेमस इशू है, वो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निर्णय देंगे, हम इस मुद्दे पर कोई राय नहीं देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिए गए हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। या तो सुप्रीम कोर्ट अपने इन प्रश्नों के जवाब देते समय अपने 8 अप्रैल के निर्णय को संशोधित कर देगा। क्या क्या कर सकता है वो? हो सकता है वो निर्णय पूरा ही गलत कर दे और कह दे कि हमसे पुराने निर्णय में गलती हो गई, ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट में। वो ये भी कर सकता है कि जो समय सीमा उसने राज्यपाल के लिए तय की थी वो तो जारी रखे, लेकिन जो समय सीमा राष्ट्रपति के लिए तय की थी वो हटा दे। वो ये भी कर सकता है कि दोनों ही के लिए समय सीमा हटा दे और कह दे कि नहीं, जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी। वो ये भी कर सकता है कि नहीं, हम सही थे, जो समय सीमा तय की गई है वही रहेगी। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन 14 प्रश्नों में से कई प्रश्नों के उत्तर 8 अप्रैल के जजमेंट में मिल चुके हैं और वो है जजमेंट जो बाउंडेड होता है और ये ओपिनियन है जो कि बाइंडिंग नहीं होती है। तो बाउंडेड जजमेंट की वैल्यू ज्यादा है और नॉन बाइंडिंग ओपिनियन की वैल्यू कम है। ये भारत की राज्य व्यवस्था में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। इतना जरूर है कि हमारी 2 संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, जो कि इसमें तो विधायिका और कार्यपालिका में तो झंझट नहीं है, कार्यपालिका और साथ साथ में न्यायपालिका में ठन गई है और ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है। 70 के दशक में भी ऐसा हुआ था और बार बार भारत के अंदर एक मांग उठती रही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हटाने की। उपराष्ट्रपति जी भी कई बार कह चुके हैं कि वो एक जुडिशियल क्राइम है, उन्होंने यहां तक कहा था। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। उम्मीद है ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा और ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये जजमेंट आ रहे हैं, ये ओपिनियन गई है और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, इस पर आगे नजर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।